साथियों नमस्कार। साथियों, पिछले लंबे समय से लगातार देश के अंदर कॉरपोरेट की व्यवस्था का अनुसरण किया जा रहा है। भारत के अंदर जिस तरीके की आर्थिक नीतियां चलाई जा रही हैं वह मुख्यतः कॉरपोरेट हितैषी नजर आती हैं। लगभग पिछले 30 से 32 साल के अंदर के जब फेज के अंदर हम इसको बांट कर देखते हैं, तो जब से एलपीजी रिफॉर्म देश के अंदर किए गए हैं, तो कॉरपोरेट हितैषी नीतियों के का जो ग्राफ है वो लगातार बढ़ता चला गया है। और अब आज के समय में कॉरपोरेट व्यवस्था इतनी मजबूत हो चुकी है कि हर चीज के अंदर कॉरपोरेटाइजेशन हमें देखने को मिलता है, चाहे वो आर्थिक नीतियां से लेकर और एक बहुत ही थर्ड टायर स्टेज के जो पूरा इलेक्शन प्रोसेस है उस तक हमें देखने को मिलता है कि किस तरीके से पैसे के इर्द गिर्द ही नीति और व्यवस्था अब घूमने लगी है। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे कि कॉरपोरेट व्यवस्था के कारण किस तरीके से किसान, छोटे बिजनेसमैन जिसको हम एमएसएमई सेक्टर भी बोल देते हैं, और ग्रामीण भारत के ऊपर किस तरीके से संकट बढ़ता चला जा रहा है। साथियों, मैं इन तीनों विषय पर जाने से पहले एक बड़ी ही महत्वपूर्ण घटना की चर्चा करना चाहूंगा और उससे आपको एक समझाने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से कॉरपोरेट की व्यवस्था ना सिर्फ लोगों को आर्थिक रूप से कमजोर कर रही है बल्कि उनकी जिंदगी के साथ भी एक बड़ा खिलवाड़ कर रही है। साथियों, कुछ दिन पहले आपने न्यूज में देखा होगा कि गुजरात के मोरबी के अंदर जो घटनाक्रम हुआ है, जो पुल गिरा है, वह इन नीतियों का और इस कॉरपोरेटाइजेशन की व्यवस्था का और निजीकरण की व्यवस्था का एक स्मारक है, जिसके अंदर 150 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। साथियों, मैं बताता हूं कि किस तरीके से ये एक स्मारक के रूप में हम इसको देख सकते हैं। साथियों, 15 साल के लिए मोरबी के एडमिनिस्ट्रेशन ने उस पुल का निजीकरण कर दिया था और उस निजीकरण के अंदर जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ उसमें यह लिखा गया कि जब कोई भी कंपनी इस पूरे के पूरे पुल के एडमिनिस्ट्रेशन और मेंटेनेंस के लिए काम करेगी, उसके अंदर स्टेट और स्टेट की कोई भी एजेंसी इंटरफेयर नहीं करेगी, यानी कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। साथियों, ये कॉन्ट्रैक्ट बिना किसी बिड के, बिना किसी टेंडर के सीधे सीधे ओरेवा कंपनी को दे दिया गया। ओरेवा कंपनी का कंस्ट्रक्शन के बिजनेस के अंदर कोई एक्सपीरियंस नहीं है। ओरेवा कंपनी इलेक्ट्रॉनिक्स में डील करने वाली एक कंपनी है और जो वॉच बनाती है, इस तरह के सीएफएल्स बनाती है, तो कहीं ना कहीं वो इलेक्ट्रिकल्स में डील करने वाली कंपनी है। कंस्ट्रक्शन से उसका कोई लेना देना नहीं है। उसके बावजूद भी ओरेवा कंपनी को बिना किसी टेंडर के 15 साल के लिए वह पुल एडमिनिस्ट्रेशन और मेंटेनेंस के लिए दे दिया गया। इसमें पहला सवाल तो यही खड़ा हो जाता है कि अगर कल को आप और मैं, कोई भी सामान्य आदमी, किसी भी तरीके का कंस्ट्रक्शन कंपनी के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अगर जाना चाहता है, कोई टेंडर निकलता है, उसमें फाइल करता है, तो पूरी संभावना है उसको वो टेंडर सिर्फ इस बेसिस पे नहीं मिलेगा कि उसका अनुभव नहीं है। लेकिन बड़ी कंपनियों के लिए ये रूल रेगुलेशंस नहीं है, ये सब रूल रेगुलेशंस आम आदमी के लिए है और वही सबसे ज्यादा ठगा जाता है। अब बात आती है कि जब उस पुल का एक तरीके से 15 साल के लिए निजीकरण कर दिया गया और वर्तमान के अंदर जो उसकी मेंटेनेंस होनी थी, उस मेंटेनेंस के लिए 2 करोड़ रुपए खर्च होने थे। पहले वो आंकड़ा आ रहा था कि मात्र 28 लाख रुपए खर्च हुए, अब वह रिपोर्ट्स के माध्यम से घटकर मात्र 12 लाख पर आ गया है। और कोई भी जो वायर्स बदली जानी थी उस मेंटेनेंस में वो वायर्स नहीं बदली गई और उसके बाद वो पूरा पुल लगभग 12 महीने के लिए बंद होना था, लेकिन उसको 6 महीने में ही खोल दिया गया। खोलने का कारण क्या है कि उस पुल पर जाने के लिए टिकट लगता है और अगर वो लंबे समय तक वह पुल बंद रहेगा तो कंपनी के पास पैसा कहां से आएगा। तो कॉरपोरेट व्यवस्था जो पूरी है वो चलती है सिर्फ मुनाफे पर। और इस कॉरपोरेट व्यवस्था को बनाने के लिए जो नीतियों का सहारा लिया जाता है उसमें एक प्रमुख चीज होती है कि पूरी की पूरी व्यवस्था को बाजारवाद के हवाले कर दिया जाए। और बाजारवाद के हवाले करने से ही बहुत सारी बड़ी आर्थिक समस्याएं तो खड़ी हो ही रही हैं, बल्कि आज के समय में सामाजिक समस्याएं भी अब बनने लगी हैं और उसका एक स्मारक है किस तरीके से लोगों की जान चली गई है। और दुर्भाग्य की बात यह है कि 150 के लगभग लोगों के कोई जान जाने के बावजूद भी ओरेवा कंपनी के मालिक का कोई अता पता नहीं है और ये भी सुनने में आ रहा है कि वह व्यक्ति देश ही छोड़कर जा चुका है। तो ये जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था के अंदर जहां पर लोगों की जिंदगी की भी अहमियत अब नहीं बची है, इसको हम और कितना आगे खींचना चाहते हैं ये हमें सोचने की जरूरत है। क्योंकि जिस तरीके से कॉरपोरेट व्यवस्था और साथ ही साथ राज सत्ताएं भी अब समाज सत्ता पर लगातार हैवी होती जा रही है, वो कहीं ना कहीं समाज को एक ऐसी स्थिति में लेके जा रही है कि समाज एक हेल्पलेसनेस फील करता है कि हमारी कौन सुनेगा। साथियों, ऐसा ही कमर्शलाइजेशन हमें हेल्थ सेक्टर में भी देखने को मिल रहा है, ऐसा ही कमर्शलाइजेशन हमें एजुकेशन सेक्टर में भी देखने को मिल रहा है। तो अगर ये चीजें इतनी ही रफ्तार से आगे बढ़ती रहेंगी तो एक समय ऐसा आ जाएगा
कि पूरी कॉरपोरेट पावर्स जो है, कॉरपोरेटाइजेशन के जो औद्योगिक बड़े औद्योगिक घराने हैं, उन्हीं के हाथों के अंदर हर चीज केंद्रित होती चली जाएगी। और अगर ऐसा होता है तो उसका प्रभाव सीधे सीधे भारत के किसान पर, एमएसएमई सेक्टर पर और ग्रामीण भारत पर पड़ेगा। और किस किस रूप में प्रभाव पड़ सकता है, एक बार उस पर भी हम चर्चा आज कर लेते हैं। साथियों, सबसे पहले हम बात करते हैं किसान की। साथियों, किसान के पास आज के समय में जो सबसे बड़ी समस्या है वह ये है कि उसको उसकी लागत का मूल्य नहीं मिल पा रहा है। और उसकी लागत का मूल्य न मिलने के कारण देश के अंदर बहुत बड़ा वर्ग किसानों का ऐसा है जो ये चाहता है कि वो कृषि क्षेत्र को अब छोड़कर किसी और क्षेत्र के अंदर कुछ अपना इनकम सोर्स, अपने आय के स्रोत बना सके। और इसी चीज को विकास का पैमाना बना दिया गया है, यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर से लोगों को बाहर निकालना ही विकास माना जाएगा। ऐसी धारणाएं बनाई गई हैं कॉरपोरेट हाउसेस के द्वारा। अगर ऐसा ही है और ऐसे ही लॉस है अगर एग्रीकल्चर के काम में, वो तो जो इतने भी बड़े औद्योगिक घराने हैं, ये ज्यादा से ज्यादा जमीनें खरीदने में क्यों लगे हुए हैं? ना सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया के अंदर भी हजारों एकड़ की जमीन खरीदी जा रही है। तो जो ये एलीट क्लास है, ये जमीन में एग्रीकल्चर में निवेश क्यों कर रहा है अगर ये घाटे का सौदा है तो? हालांकि किसानी को सही मायने में घाटे का सौदा नीतियों ने बनाया है, ताकि किसान जो है, जो छोटे किसान है, जिसका परसेंटेज के में देखा जाए तो 86% किसान तो देश के अंदर छोटे किसान है, ताकि वो लोग एग्रीकल्चर सेक्टर से बाहर निकल जाएं, या फिर उनकी जो छोटे छोटे एक कुछ एक कोई 2 एकड़ का है, कोई 1 एकड़ का जो उनको मालिक है, वो लेबर में कन्वर्ट हो जाए और इन कॉरपोरेट घरानों के लिए वो काम करे, क्योंकि ये तो हजारों एकड़ जमीन खरीदेंगे और फिर ये एग्रीकल्चर को बाजारवाद के नीतियों के सहारे चलाएंगे, मार्केट को मैनिपुलेट करेंगे। यानी कि ये सीधे सीधे इस देश के अंदर भूख का व्यापार करना चाहते हैं, और वह भी उस समय के अंदर जब जलवायु परिवर्तन अपने चरम पर जा रहा है और पूरी दुनिया के अंदर एक बड़ा खाद्य संकट सामने आ सकता है। यानी कि जलवायु परिवर्तन की जो समस्याएं खड़ी हुई हैं, उसके कारण जो खाद्य संकट पैदा होने की दिशा में अब हम बढ़ रहे हैं, उसको ये कॉरपोरेट घराने एक अपॉर्चुनिटी के रूप में ले रहे हैं और भूख का व्यापार करने की दिशा में बढ़ रहे हैं। साथियों, अब बात करते हैं एमएसएमई सेक्टर की। साथियों, जिस तरीके से देश के अंदर कंपनियों का अधिग्रहण जबरदस्ती किया जा रहा है कुछ बड़े कॉरपोरेट घरानों के सहारे से, अगर मैं सीधे सीधे नाम लूं तो उसमें सबसे पहला नाम आएगा अडानी ग्रुप्स का। जिस तरीके से वो कंपनियों को खरीदते नहीं है, बेसिकली वो कंपनियों का अधिग्रहण करते हैं, और उस अधिग्रहण करने के अंदर सरकार की नीतियां और बैंक भी मेल जोल के साथ उनकी मदद करते हैं। जिस व्यक्ति के ऊपर 2.3 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है और उसके बाद भी उसको धड़ाधड़ कर्ज मिलता चला जाता है, तो इससे क्या हम समझ सकते हैं? साथियों, जो व्यक्ति दुनिया का दूसरे नंबर का सबसे अमीर आदमी है, उस व्यक्ति की एक भी कंपनी टॉप 50 कंपनीज के अंदर नहीं आती है, लेकिन उसके बाद भी वह धड़ा धड़ल्ले से कंपनियों का अधिग्रहण करता चला जा रहा है। तो जिसके कारण जो छोटे औद्योगिक घराने थे, जो छोटे बिजनेसमैन थे, उनकी जो मार्केट है वो उसको भी अब धीरे धीरे कैप्चर करता चला जा रहा है, जिसके कारण एमएसएमई सेक्टर सही मायने में अब कमजोर होने की दिशा में बढ़ रहा है। एक बहुत कहावत है, बहुत फेमस है, कि जो बड़ी मछली है वो छोटी मछली को खा रही है, उसके लिए अब स्पेस नहीं बन पा रहा है। और इस वर्तमान की स्थिति के अंदर देखा जाए तो वर्तमान के अंदर जिस तरीके से कंपनियों का अधिग्रहण हो रहा है, वो बड़ी मछली छोटी मछली को नहीं खा रही है, वो अब एक मगरमच्छ बन चुकी है जो छोटी मछलियों को लगातार खाती चली जा रही है। साथियों, जब तीसरे पहलू को देखेंगे ग्रामीण भारत के अंदर आज जमीनी स्तर पर एक बहुत बड़ा वित्तीय संकट ऑलरेडी खड़ा हुआ है। खड़ा इसलिए हुआ है कि ग्रामीण भारत के अंदर अधिकांश लोग किसानी से जुड़े हुए हैं और किसानी को नीतियों के तहत घाटे का सौदा बना दिया गया है, जिसके कारण अब वो किसानी से दूर हटना चाहते हैं और देश के अंदर रोजगार की स्थिति पैदा नहीं हो पा रही है। तो ग्रामीण भारत के लोगों के ऊपर एक बड़ा चिंता बनती जा रही है कि किस तरीके से वो अपना जीवन यापन करेंगे। तो साथियों, अगर इसी तरीके से ग्रामीण भारत कमजोर होता चला जाएगा, जिसके कारण जो मध्यम वर्गीय है, वो जो बैंडविड्थ थी, वो मध्यम वर्गीय का जो लोग हैं, वो लोग धीरे धीरे अब घट रहे हैं। यानी देश के अंदर मध्यम वर्गीय अब श्रिंक हो रहा है, और मध्यम वर्गीय श्रिंक होने का सीधे सीधे मतलब है कि देश की आर्थिक स्थिति बहुत नाजुक है। और ग्रामीण परिवेश में जब इन चीजों को आप देखते हैं, क्योंकि आज भी भारत का
बहुत बड़ा हिस्सा गांव में ही बसता है और जो कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अब किसानी से ही जुड़ा हुआ है। और नीतियों के तहत अगर किसानी को घाटे का सौदा बनाया जा रहा है और वो भी कुछ लोगों के हितों को फायदा पहुंचाने के लिए, तो उसके पीछे का जो पूरा खाका है वो बाजारवाद और कॉरपोरेटाइजेशन के सहारे ही चल रहा है। इसीलिए अब देश के अंदर समाज सत्ता को मजबूती से खड़े होकर इन राज सत्ताओं की लगाम अपने हाथ में लेनी होगी और इस कॉरपोरेटाइजेशन और इस बाजारवाद की नीतियों से भारत के एक इकोनॉमिक ऑर्डर के अंदर बदलाव लाने की जरूरत है, एक पैराडाइम शिफ्ट लाने की जरूरत है। अन्यथा ग्रामीण भारत की स्थिति आने वाले समय में कई पहलुओं पर बहुत ज्यादा चिंताजनक हो जाएगी, चाहे वो इकोनॉमिक पहलू हो, चाहे वो सामाजिक पहलू हो, चाहे वह राजनीतिक पहलू हो। क्योंकि जिस तरीके से पूरी प्रक्रिया, पूरी व्यवस्था अब देश के अंदर चल रही है, उसमें गांव के लोगों की, नौजवानों की, किसानों की आवाज की कोई जगह नहीं है। और 90% ग्रामीण भारत के लोगों ने भी कहीं ना कहीं ये मान लिया है कि उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। तो ये स्थिति और ज्यादा चिंताजनक हो जाती है। इसीलिए समाज सत्ता को मजबूती से अपनी बात कहनी होगी और देश के अंदर एक पैराडाइम शिफ्ट लाना होगा जिसमें ग्रामीण भारत के लोगों की आवाज नीतियों में ना सिर्फ नजर आए बल्कि जमीनी स्तर पर वो लागू हो और राजनीतिक जवाबदेही को सही तरीके से सुनिश्चित किया जा सके। अन्यथा इस देश के अंदर भूख का व्यापार होने का समय बहुत नजदीक आ रहा है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है और किसान को उसकी आय नहीं मिल पा रही है, जिसके कारण ये छोटे औद्योगिक जो कंपनियां थी वह सब भी अब ध्वस्त होती नजर आती हैं। और धीरे धीरे बड़ी कंपनियां ही पूरे बाजारवाद की नीतियों के तहत कब्जा करने की दिशा में बढ़ रही है, किसी भी रूप में ना तो देश हित में है ना प्राकृतिक हित में है। इसलिए हमें इस पर विचार करने की बहुत ज्यादा जरूरत है और समाज सत्ता को मजबूत करने की हमें जरूरत है। साथियों, आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दें। आपने हमें सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।